तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर मैं आप सभी को नीट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं या उनकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लेक्चर्स लेकर के आता हूँ। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास के माहौल को थोड़ा पॉजिटिव बना लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे एक पॉजिटिव थॉट आ रहा होगा कि थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर जाऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। स्टूडेंट्स, हमेशा किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हार से हमें डरना नहीं है, उसका डट के मुकाबला करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फर्स्टली फीटल सर्कुलेशन क्या होता है हम ये जानेंगे। फीटल सर्कुलेशन इज द स्पेशल सर्कुलेशन दैट अलाउ द फीटस टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। फीटल सर्कुलेशन एक ऐसा स्पेशल सर्कुलेशन होता है जो फीटस की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लेसेंटा के थ्रू इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ बनता है। ठीक है, इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान फीटस की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सर्कुलेशन फीटस के अंदर बनता है, फीटस के अंदर होता है, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में जानकारी करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लेसेंटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस की न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, इन सभी इंपॉर्टेंट एसेंशियल प्रोडक्ट्स का जरूरतें पूरी होती हैं। तो प्लेसेंटा सबसे पहले होता क्या है वो हम जानेंगे। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि यूट्रस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है। ये फीटस को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है और साथ में फीटस के जितने भी वेस्ट हैं उन सब वेस्ट को एक्सक्रीट भी कराता है। इसलिए आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है द प्लेसेंटा इज द ऑर्गन दैट डेवलप इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होने वाला एक स्पेशल ऑर्गन है जो बच्चे को यानी फीटस को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स इन सब की पूर्ति कराता है और साथ में मेटाबॉलिज्म के बाद में जो वेस्ट बच्चे के अंदर से या फीटस के अंदर से बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी बेबी की बॉडी से एलिमिनेट करवाने में प्लेसेंटा का रोल होता है। क्लियर हो गया? और हाँ, प्लेसेंटा से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो आप लिख लीजिए प्लेसेंटा को हम फ्लैट केक के नाम से भी जानते हैं और 500 ग्राम्स इसका वेट होता है। कितना वेट होता है इसका? 500 ग्राम्स इसका वेट होता है, तो याद रखिए। चलिए उसके बाद में सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि फीटल सर्कुलेशन के लिए जरूरी है, उसके बारे में समझना जरूरी है, नाम है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लेसेंटा और फीटस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट फीटस टू प्लेसेंटा। फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ के बारे में भी सवाल आता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ लिख लीजिए। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है लगभग 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, द अम्बिलिकल कॉर्ड कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लेसेंटा इन फीटस बॉडी एंड देन कैरी वेस्ट मटेरियल आउट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीटस की जरूरतों को पूरा करने के लिए मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट्स, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन, ये सब प्लेसेंटा लेता है और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही, किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही बच्चे के अंदर ये पहुंचते हैं या बच्चे के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड ये पहुंचाती है। ठीक है, और साथ में बेबी के अंदर, फीटस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आए हैं उनको भी ये एक्सक्रीट आउट कराने का काम करती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रही है फीटस को प्लेसेंटा से, जिससे प्लेसेंटा मदर से सभी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, इन सब की जरूरतों को पूरा कर सके, वहां से रिसीव कर सके और प्लेसेंटा रिसीव करके अम्बिलिकल कॉर्ड को देगा और अम्बिलिकल कॉर्ड से
सीधा मटेरियल या सीधा न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, फीटस के अंदर जाएंगे, और फीटस के अंदर से सभी वेस्ट वापस अम्बिलिकल कॉर्ड में आएंगे, और अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा में जाएंगे, और प्लेसेंटा से बॉडी में चले जाएंगे फीमेल की या मदर की बॉडी में, जहां से उनको मदर एक्सक्रीट आउट कर देगी। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो अरेंजमेंट होता है आर्टरी और वेन का, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बनता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरी होती हैं और 1 वेन होती है। कितनी होती हैं? 2 आर्टरी होती हैं, 1 वेन होती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नीचे डायग्राम में आप देख लीजिए, बड़ा ही क्लियर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि अम्बिलिकल आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आप ऊपर भी डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से फीटस प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट अगली स्ट्रक्चर पे आते हैं जिसका नाम है डक्टस वीनोसस। क्या है अगली स्ट्रक्चर? डक्टस वीनोसस। बेटा ये सभी जो भी स्ट्रक्चर मैं इस समय पढ़ा रहा हूं ये फीटल सर्कुलेशन के पाथवे में भी आगे आएंगे, इसलिए इनको जरूर पढ़िए, इनको जरूर से आप याद करिए। फीटल सर्कुलेशन के एसेंशियल्स हैं ये, फीटल सर्कुलेशन में जरूरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो डक्टस वीनोसस क्या है? डक्टस वीनोसस इज ए शंट दैट अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड टू बाईपास द लिवर एंड इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन। इसका मतलब डक्टस वीनोसस एक शंट की तरह वर्क करता है। शंट मीन्स क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी स्ट्रक्चर को बाईपास करे। शंट मीन्स जब किसी कैविटी को, किसी स्ट्रक्चर को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू बाईपास किया जाता है तो उसे शंट कहते हैं, मतलब बाईपास करना। तो डक्टस वीनोसस क्या करता है? डक्टस वीनोसस एज ए शंट वर्क करता है। ये लिवर को बाईपास करता है। किसे बाईपास करता है? लिवर को बाईपास करता है। क्लियर हो गया? तो डक्टस वीनोसस क्या है? लिवर को बाईपास करने वाली स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला आता है फोरामेन ऑफ ओवल। अब फोरामेन ऑफ ओवल क्या है? फोरामेन ऑफ ओवल फीटल के हर्ट के अंदर ही होता है, याद रखना। नॉर्मली फीटल के हर्ट के अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को हम फोरामेन ऑफ ओवल के नाम से जानते हैं, जो कि बाद में आफ्टर दी बर्थ के बाद में जब बच्चा पहली बार रोता है, फर्स्ट क्राई करता है, तो उसके बाद वो फंक्शनली बंद हो जाता है और फोसा ओवल इसमें चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कि फोरामेन ऑफ ओवल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल ओपनिंग है जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होती है। ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हो, जिसको हम फोरामेन ऑफ ओवल के साथ साथ फोरामेन ऑफ बोटेली या ओस्टियम स्कैंडम ऑफ बॉर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये अलाउ करता है ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, यानी ब्लड आसानी से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आ सके। ठीक है, आगे और इसके बारे में फर्दर मैं आपको डिस्कस करूंगा जब अभी पाथवे पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं अगली स्ट्रक्चर जिसका नाम है डक्टस आर्टीरियोसस। डक्टस आर्टीरियोसस क्या है? द डक्टस आर्टीरियोसस इज द नॉर्मल फीटल आर्टरी दैट कनेक्टिंग द आयोटा एंड मेन लंग आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये डक्टस आर्टीरियोसस एक डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या है? एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो कि अयोटा के अंदर, यानी असेंडिंग अयोटा, अयोटा भी कौन सी? असेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच का एक डायरेक्ट ओपनिंग है। ये क्या है? डायरेक्ट ओपनिंग है। डायरेक्ट एक रास्ता है जिसके थ्रू ब्लड डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी से अयोटा में चला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अब हम बात करेंगे पाथवे की। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर जरूर करें, लेक्चर को शेयर जरूर करें, तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। और फीटल सर्कुलेशन से कई सवाल पूछे जाते हैं। पाथवे को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरह से समझना। तो देखिए पाथवे होता क्या है, यानी कैसे कैसे फीटल सर्कुलेशन होता है, कहाँ ब्लड कैसे किस किस स्ट्रक्चर को पास करता है, वो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले मदर के ब्लड से प्लेसेंटा न्यूट्रिएंट्स को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। सबसे पहले क्या होगा? प्लेसेंटा रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मदर के ब्लड से। यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि कभी भी मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड आपस में इंटरमिक्स नहीं होता। फीटस का ब्लड फीटस के अंदर स्वतः ही बनता है,
लिवर और स्प्लीन ब्लड का फॉर्मेशन बच्चे के अंदर यानी फीटस के अंदर प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो कभी भी मदर का ब्लड फीटस का ब्लड आपस में इंटरमिक्स नहीं होता है। इनको आपस में जो आदान प्रदान होता है मींस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एसेंशियल प्रोडक्ट्स का, वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो यहीं पर क्या होगा, सबसे पहले प्लेसेंटा मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेगा या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करेगा, यानी जो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड आ रहा है उसको ऑक्सीजनेट करेगा मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेकर। तो जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा के अंदर आया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्लाइकल वेन रिसीव करती है। प्लेसेंटा से आने वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करता है, अम्लाइकल वेन रिसीव करती है, जो कि 80% ऑक्सीजनेटेड है। अच्छा, यहीं पर सवाल बनता है कि 100% ऑक्सीजनेटेड क्यों नहीं है ये? तो 100% ऑक्सीजनेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेसेंटा ने मदर के ब्लड से लिया है, ये मदर के ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है, ना कि खुद फीटस ने सांस लेकर या खुद रेस्पिरेशन करके इस ब्लड को नहीं लिया है। तो इसीलिए ये 100% ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 100% ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ये 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि फीटस के अंदर जाता है। वो इसलिए क्योंकि प्लेसेंटा मदर के ब्लड से इस ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन के अमाउंट को बच्चे के ये फीटस के अंदर देता है। ठीक है, किसके अंदर देता है, फीटस के अंदर देता है। तो अम्लाइकल वेन में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, बट कितना ऑक्सीजनेटेड, 80% ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, अब अम्लाइकल वेन क्या करेगा, अम्लाइकल वेन ब्लड को आगे ट्रांसफर करेगा डक्टस वीनोसस के पास। कहां पे ट्रांसफर करेगा, डक्टस वीनोसस के पास। और डक्टस वीनोसस क्या है, अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डक्टस वीनोसस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बाईपास करती है लिवर को। किसे बाईपास करती है, लिवर को बाईपास करती है। अब यहीं पे सवाल बनता है कि लिवर को बाईपास क्यों किया जाता है? तो लिवर को बाईपास इसलिए किया जाता है क्योंकि लिवर और लंग्स, देखिए ध्यान रखना है इसमें, फीटल सर्कुलेशन में दो चीजें बाईपास हो रही हैं, एक लंग्स बाईपास हो रहे हैं और एक हो रहे हैं लिवर। ये दोनों ही स्ट्रक्चर नॉन फंक्शनल हैं या लेस फंक्शनल है, बहुत ही कम फंक्शनल होते हैं फीटस के अंदर। लंग्स तो होते ही नहीं है, लिवर बहुत ही कम मिनिमल फंक्शनल होता है। तो इसीलिए इन दोनों स्ट्रक्चर को बाईपास किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मेटाबोलाइज ब्लड आ रहा है प्लेसेंटा से। ठीक है, इसलिए इसको बाईपास करते हैं। तो डक्टस वीनोसस लिवर को बाईपास करता है। तो लिवर को बाईपास करने के बाद में अब वो ब्लड कहां जाता है, अब वो ब्लड जाता है इन्फीरियर वीना कावा में। यानी लिवर को बाईपास किया और डायरेक्टली ब्लड कहां चला गया, इन्फीरियर वीना कावा में। तो अब इन्फीरियर वीना कावा से ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रियम में। कहां जाएगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल ओपनिंग थी जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होती है, जिसका नाम है फोरामेन ऑफ ओवेल। क्या नाम है इसका, फोरामेन ऑफ ओवेल, जो कि ब्लड को शंट करेगा, मतलब डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाएगा। जबकि हम नॉर्मल सर्कुलेशन में यदि देखें तो नॉर्मल सर्कुलेशन में राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से बाय द पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि राइट एट्रियम से डायरेक्ट ब्लड जाता है, लंग्स को बाईपास करता हुआ डायरेक्ट ब्लड जाता है कहाँ, फोरामेन ऑफ ओवेल के थ्रू राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ठीक है, लंग्स तक वो नहीं जाता वहां पर। यानी नॉर्मल एडल्ट के सर्कुलेशन में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती है लंग्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहाँ से, राइट से डायरेक्ट लेफ्ट की तरफ। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद फिर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आया तो लेफ्ट एट्रियम से वो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, कौन से वाल्व के थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी ट्रंक में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। और पल्मोनरी ट्रंक से जाएगा अयोटा में। कहाँ जाएगा, अयोटा में। लेकिन अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में फिर से एक बाईपास है, उस बाईपास का नाम है डक्टस आर्टरियोसस। क्या नाम है, डक्टस आर्टरियोसस, जो कि डायरेक्टली पल्मोनरी ट्रंक को असेंडिंग अयोटा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, पल्मोनरी ट्रंक से असेंडिंग अयोटा को जोड़ता है। तो पल्मोनरी ट्रंक से डक्टस आर्टरियोसस से होता हुआ ब्लड अयोटा में जाता है और अयोटा से सीधा जाता है बॉडी ऑफ फीटस, यानी फीटस की बॉडी में पूरी में सर्कुलेट हो जाता है। देन उसके बाद फिर अम्लाइकल आर्टरीज उसको रिसीव करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं और कहाँ दे देती हैं, दोबारा से प्लेसेंटा को। फिर यही सर्कुलेशन बार बार बच्चे के अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए सामने आपके डायग्राम आ रहा है।
आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से प्लेसेंटा से ब्लड आ रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, देन वापस से कहाँ आ रहा है, लौट करके प्लेसेंटा। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कुछ चेंजेस हैं जो कि आफ्टर बर्थ हमें देखने को मिलते हैं। जब फीटस का जन्म हो जाएगा, यानी जब फीटस बर्थ कर जाएगा, तो बर्थ प्रोसेस के बाद में या लेबर के बाद में कुछ चेंजेस फीटस की बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो उन चेंजेस में सबसे पहला चेंज आता है क्लोजर ऑफ फोरामेन ऑफ ओवल, जो कि फोरामेन ऑफ ओवल मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों के बीच में एक ओपनिंग थी, तो ये क्लोज होता है। यानी जैसे ही बच्चा बर्थ करता है, जस्ट उसके बाद में जब पहली बार रोएगा यानी फर्स्ट क्राई करेगा, तो उसके बाद में फिजियोलॉजिकली ये फोरामेन ऑफ ओवल क्लोज हो जाता है। भाई फोरामेन ऑफ ओवल दो तरह से क्लोज हो रहा है, एक फिजियोलॉजिकली, एक एनाटॉमिकली। तो फिजियोलॉजिकली ये कैसे क्लोज हो रहा है, जस्ट आफ्टर फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी, जब पहली बार बच्चा रोता है तो उसके वजह से एकदम से लंग्स एक्सपेंड होते हैं, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्किंग में आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है और पेशेंट में ये बच्चे के अंदर डायरेक्टली ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाने लगता है। तो पहली बार फिजियोलॉजिकल क्लोजर तो यहाँ हुआ, उसके बाद एनाटॉमिकली क्लोजर कैसे होगा, तो द फोरामेन ऑफ ओवल इज क्लोज इन मोस्ट ऑफ द इन्फेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। यानी एनाटॉमिकली अगर हम देखें उसको पूरी तरह से एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली वो बंद कब होता है, वो बंद होता है लगभग अर्ली लाइफ में, यानी लगभग 6 महीने के समय में, जन्म से लेकर 6 महीने के बीच में वो बंद हो जाता है। ठीक है। बाद में ये जब बंद हो जाता है तो उसका नाम फोरामेन ऑफ ओवल से हटके क्या हो जाता है, फोसा ओवेलिस हो जाता है। ठीक है। फिर दूसरा चेंज क्या आता है बर्थ के बाद में, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, मतलब डक्टस आर्टरियोसस का बंद होना, क्लोज होना, कॉन्स्ट्रिक्ट होना। तो जैसे ही जन्म के 24 घंटे बीतते हैं, तो 20% लगभग कितना, 20% डक्टस आर्टरियोसस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है। जन्म के 48 घंटे बाद 82% क्लोज हो जाता है और 96 घंटे के यानी 96 आवर्स के अंदर अंदर ये 100% क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो डक्टस आर्टरियोसस का यदि आपसे टाइम पूछा जाए क्वेश्चन में कि कब क्लोज होता है, तो फर्स्ट 24 आवर्स में 20%, 48 आवर्स में 82% और 96 आवर्स में ये 100% क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब थर्ड जो चेंज आता है वो है क्लोजर ऑफ डक्टस वीनोसस। तो डक्टस वीनोसस कब क्लोज हो जाता है, ये होता है आफ्टर दी बर्थ के लगभग 2 से 18 दिन के बीच में, 2 से 18 दिन के बीच में जन्म के बाद ये क्लोज हो जाता है। ठीक है। अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में डाउट रह जाए तो उसको कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मैं आपके डाउट क्लियर करूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि सबके डाउट कमेंट्स में क्लियर करूं। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा, हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा अभी, क्लोजिंग ऑफ फोरामेन ऑफ ओवल, डक्टस आर्टरियोसस एंड डक्टस वीनोसस। ये तीनों ही क्या थे, तीनों ही बाईपास थे, जो हार्ट में ब्लड को बाईपास कर रहे थे या बॉडी में ब्लड को बाईपास कर रहे थे फीटस के। ठीक है। चलिए उसके बाद में अब हम देखते हैं कि एडल्ट के अंदर बाद में जो ये फीटस के अंदर आए हुए चेंज है वो किस अदर स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, या कह सकते हैं हम एडल्ट डेरिवेटिव ऑफ फीटल वेस्कुलर सिस्टम या स्ट्रक्चर। जो फीटस की वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो बाद में एडल्ट के अंदर किस स्ट्रक्चर में चेंज होती हैं वो हम देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन जो थी वो एक थी, कितनी थी, एक थी अम्लाइकल वेन, जो फीटस के अंदर, किसके अंदर थी, फीटस के अंदर थी। और अम्लाइकल वेन किसके अंदर पाई जाती है मोस्टली, ये अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर होती है। तो अम्लाइकल वेन किस में चेंज हो गई, लिगामेंटम टीरिस में। किस में चेंज हुई, लिगामेंटम टीरिस में। अम्लाइकल आर्टरी किस में चेंज हुई, मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट्स में। किस में चेंज हुई, मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट्स में। डक्टस वीनोसस किस में चेंज होता है, लिगामेंटम वीनोसम में। यानी एडल्ट में अगर हम देखने जाएं तो डक्टस वीनोसस लिगामेंटम वीनोसम के रूप में है। डक्टस आर्टरियोसस किसमें चेंज होता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम में। किसमें चेंज होता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम में। और फोरामेन ऑफ ओवल बाद में बदल जाता है
फोसा ओवैलिस में। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है वो सब एडल्ट के अंदर हमें देखने को मिलेंगी, जो फीटस के अंदर एक्टिव थी, लेकिन एडल्ट के अंदर उनमें से कुछ स्ट्रक्चर नॉन एक्टिव हैं और कुछ स्ट्रक्चर लिगामेंट की तरह, यानी एक दूसरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए ये तैयार हुई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को आप लाइक करिए, मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।